उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से गैरसैंण में शुरू हुआ, लेकिन पहले दिन सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ और सदन की पूरी कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। पंचायत चुनाव और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सुबह 11 बजे से ही हंगामा करना शुरू कर दिया और 5 बार इस दौरान सदन को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के भारी हंगामे के बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस सदस्य सचिव की टेबल तक पहुंच गए और इस दौरान टेबल को भी गिरा दिया गया और यहां तक कि माइक भी तोड़ दिए गए। सदन में भारी जबरदस्त हंगामा हुआ। हालांकि इस बीच सीएम धामी ने अनुपूरक बजट भी पेश किया, लेकिन विपक्षी विधायकों का हंगामा थमा नहीं। उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के पैसे से बना हुआ सदन है, जनता के पैसे से बना हुआ सदन है, नहीं गलत बात। उत्तराखंड विधानसभा में हंगामे के चलते प्रश्नकाल नहीं हुआ। वहीं शोरगुल के बीच सरकार अनुपूरक बजट समेत 9 बिल ले आई। इसमें अल्पसंख्यक एजुकेशन से जुड़ा महत्वपूर्ण बिल भी शामिल है। देखिए, प्रॉपर्टी नहीं बनती है, प्रॉपर्टी आप लोग तोड़ रहे हैं। इससे प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं आप लोग। कल प्रॉपर्टी नहीं, जनता की कमाई से बन रही है ये प्रॉपर्टी। गलत बात है, गलत बात है। प्रॉपर्टी तोड़ना गलत बात है। अपनी स्क्रीन पर आप जो विजुअल देख रहे हैं, ये गैरसैंण विधानसभा का दृश्य है। गुस्साए कांग्रेस विधायक वेल में पहुंच गए और टेबल पटकने लगे। वहीं स्पीकर रितु खंडूरी उन्हें ऐसा ना करने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल गलत बात। प्रश्नकाल होने दीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए। पंचायत चुनाव में गोलीबारी, मेंबर्स का किडनैप और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने चर्चा की मांग की। हंगामा 11 बजे सदन की कार्रवाई के साथ ही शुरू हो गया। इस बीच विधानसभा की कार्रवाई लगातार 5 बार स्थगित की गई। हम समझते थे कि शायद संभवतः विधानसभा अध्यक्ष जो है स्वतः इसका संज्ञान लेंगे, लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। तो इससे गंभीर विषय दूसरा और क्या हो सकता था। महत्वपूर्ण मसले पे चर्चा का समय नहीं दिया गया। वही कह रहा हूँ, जब क्या नाम हमारी सूचना को स्वीकृत नहीं किया गया, अंगीकृत नहीं किया गया, तो स्वाभाविक बात है जब विधायक सुरक्षित नहीं है, नेता प्रतिपक्ष सुरक्षित नहीं, तो फिर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पंचायत चुनाव में जो हुआ वो आपने देखा, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जो हमारी संरक्षक है उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया। मुख्यमंत्री के बाद अगर प्रदेश में किसी का प्रोटोकॉल है तो नेता प्रतिपक्ष का है। नेता प्रतिपक्ष और उसके साथ 4 विधायक हाईकोर्ट के 1 किलोमीटर के दायरे में अगर वो सुरक्षित नहीं है, पुलिस के लोग जो है कुछ असामाजिक तत्वों को अपने साथ लेकर रेनकोट के अंदर तलवार और हथियार लेके जब तरह जा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष पर हाथ उठाया जा रहा है, और भी एक वीडियो अभी हमारे पास ऑडियो वायरल हो रही है, उसमें भी स्पष्ट कह रहे हैं। उसके बाद भी अगर विधानसभा अध्यक्ष उसका संज्ञान नहीं ले रही, वो परिवार का मुखिया है, अगर वही हमारा संरक्षण नहीं करा तो हम क्या कर सकते हैं। वेल पर धरने पर बैठे विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। सीएम ने कहा कि विपक्ष पंचायत चुनाव में मिली हार से हताश है। सरकार की ओर से कहा गया कि चूंकि पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, लिहाजा इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ है। आप इस खिसियाहट में कि आप 12 में से 11 आप हार चुके हैं, आपने ऐसे प्रश्न को उठाने की कोशिश की जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है, और सदन की नियमावली कहती है कि जो सब जुडिस मैटर है उस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती, और उसको लेकर के जिस तरह सदन में मेजों को तोड़ना, कागजों को फाड़ना करके लगातार व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, ये बहुत ही निंदनीय है और ये लगता है कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से बाहर है। हंगामे के बीच 9 महत्वपूर्ण बिल सदन के पटल पर रखे गए, जिनमें से एक धार्मिक स्वतंत्रता कानून संशोधन बिल है, जिसमें अब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। दूसरा महत्वपूर्ण बिल अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत एक प्राधिकरण या अथॉरिटी बनाने की बात है जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से जुड़ी हर बात से डील करेगा। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नरपरवाद, न्यूज़ 18, गैरसैंण। सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कानून व्यवस्था पर चर्चा वाले खुद कानून को तोड़ रहे हैं। 1-2 जगह कानून व्यवस्था की बात उठी, वहां पर सरकार कार्रवाई कर रही है। नैनीताल में बीजेपी की दीपा धर्मवाल निर्वाचित हुई हैं और नैनीताल में निष्पक्ष चुनाव नहीं होता तो कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी नहीं बनता। साथ ही सीएम ने सदन में हंगामा, टेबल पलटने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए, बहुत आपकी
वोटों की चोरी हुई है। और जिस नैनीताल की बात हो रही है, उसी नैनीताल में हमारी पार्टी का प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दीपा धर्मवाल निर्वाचित हुई है और वहीं उपाध्यक्ष पर कांग्रेस निर्वाचित हुई है। अगर ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा होता तो दोनों ही पद जो है भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं या जो भी उसकी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुरूप सारे काम हुए। तो यहाँ पर सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हमने पूरी तैयारी के साथ हम आए थे। पक्ष हो विपक्ष हो, हमको राज्य के लिए काम करना है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। हमारा राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए काम करना है। लेकिन आज विपक्ष ने जिस प्रकार से यहाँ पर मेजें तोड़ी हैं, विधानसभा अध्यक्ष के सामने जिस प्रकार से कागज के पुतले बना के फेंके हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बीच 9 महत्वपूर्ण विधेयक मंगलवार को सदन में पेश किए। इनको लेकर न्यूज 18 से सीएम धामी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखें। हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। कुछ नए विधेयक हैं जिनको उत्तराखंड सरकार पहली बार इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसमें लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक भी है। सर, 2-3 विधेयक बड़ी चर्चाओं में हैं, खासकर लोकतंत्र सेनानी सम्मान जो विधेयक है, क्या कुछ सर इसके अंदर है? क्या ये विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया है, जिसमें उनकी पेंशन से लेकर अन्य सुविधाएं उसके तहत होंगी और मंत्रिमंडल में हम इसके बाबत पहले ही निर्णय ले चुके हैं। सर, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक भी आप लोगों ने टेबल किया है। इसके तहत जो प्रावधान पढ़ने में आए कि जो अल्पसंख्यक स्कूल हैं, एक मानक उसमें ये भी है कि वो गैर अल्पसंख्यक को 15% से अधिक एडमिशन नहीं दे सकते। बहुत सारे स्कूलों का कहना है कि हमारे यहाँ तो अधिकतर गैर अल्पसंख्यक स्टूडेंट हैं। इसको सर कैसे आप लोग? देखिए, वो चूंकि ये विधेयक सभी को शिक्षा का अधिकार मिले, जैसे जनधन योजना सबको मिलती है, उसी प्रकार से शिक्षा का अधिकार भी मिले। और कांग्रेस के शासनकाल में जो ये प्रावधान किया गया था, जो विधेयक बनाया गया था, केवल एक मुस्लिम समुदाय को ही उसका फायदा मिलता था, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय में सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं। उन सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत जो योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं का भी, शिक्षा में भी। और जो भाषाएं हैं, चाहे वो हमारी पंजाबी जैसे गुरमुखी बोली जाती है, फारसी में पाली बोली जाती है, इन सब भाषाओं को भी बढ़ावा देना और पारदर्शिता लाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। मदरसों में बहुत सारे ऐसे मदरसे भी पाए गए जिसमें संदिग्ध गतिविधियां संचालित होती थी और ऐसे पाठ पढ़ाए जाते हैं, इस प्रकार का उनका प्रशिक्षण होता है, जो सच में कहीं न कहीं समाज और देश के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने ये प्रावधान किया है कि 1 जुलाई 2026 से ये सभी जो चलने वाले ऐसे शिक्षा संस्थान हैं, उनको माध्यमिक शिक्षा परिषद हमारे बोर्ड से जो है पंजीकृत कराना होगा। उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण का एक प्राधिकरण जो हम गठित करेंगे, उस गठित से मान्यता प्राप्त करनी होगी, अन्यथा ऐसे संस्थानों को बंद करने का प्रावधान होगा। 2022 में धर्म स्वतंत्रता कानून में आपने प्रावधान किया था, उसको कठोर बनाया था। अभी सर क्या आवश्यकता महसूस हुई कि इसको दूसरी बार संशोधन करके आप और इसको कठोर बना रहे हैं? चूंकि हमारे यहाँ मतांतरण धर्मांतरण के विरोध में पहले से कानून था, लेकिन देवभूमि किसी भी कीमत पर ऐसे धर्मांतरण को कभी स्वीकार नहीं करेगी। देवभूमि का मूल अस्तित्व यहाँ का बना रहे। हर एक उत्तराखंडी चाहते हैं, उत्तराखंड के लोगों के अतिरिक्त दुनिया और देश के सनातनी भी चाहते हैं। इसलिए हमने इसको और सख्त बनाया है। उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है, 10 वर्ष से अधिक का सजा का प्रावधान किया है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 गैरसैंण। गैरसैंण में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मॉर्निंग वॉक पर निकले, जहां सीएम ने विधानसभा परिसर में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों से मुलाकात कर उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। इस दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी बात की और सरकार से मिल रही सुविधाओं का भी फीडबैक लिया।
साथ ही सीएम ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से अपील करते हुए कहा, अपनी यात्रा के खर्च का 5% स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में लगाएं। ये देखिए तस्वीरें। अक्सर सीएम पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और जो आम जनता है उनसे बातचीत भी करते हैं, उनकी समस्याओं को भी जानते हैं, सुनते हैं, समाधान का निर्देश देते हैं। और आज जब वो निकले गैरसैंण में मॉर्निंग वॉक के लिए तो उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था के बारे में भी जाना, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी मिले, सफाई व्यवस्था को लेकर भी बातचीत की। और वहीं देखिए गैरसैंण में लगातार मौसम बदल रहा है। भराड़ी साइड में चारों तरफ घना कोहरा है और धुंध छाई हुई है। इसमें विधानसभा काफी खूबसूरत भी नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री हरक सिंह रावत ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हरक सिंह रावत ने आपदा का बजट बढ़ाने, दराली में लोगों को मदद पहुंचाने पर मांग की। साथ ही हरक सिंह रावत ने कहा कि बरसात में गैरसैंण में सत्र करने को बीजेपी उपलब्धि बता रखी है, जबकि पहाड़ के लोगों के लिए ये आम सी बात है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा गैरसैंण को राजधानी बनाने का काम बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने नहीं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। विनोद चौहान जी हमारे बीच में हैं। इसी तरह जहां हम उत्तर प्रदेश के हिस्से थे उस समय माना मुलायम सिंह जी, कल्याण सिंह जी, मायावती, अगर उत्तराखंड में पहाड़ चले जाते, गैरसैंण चले जाते इस आपदा में, तो तब ये उपलब्धि होती कि हाँ भाई तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई मंगल पे थोड़ी चलेगा, कोई एवरेस्ट पे थोड़ी चलेगा, कोई बहुत मतलब देसी भाषा में निकल रहा था मेरी मुंह से, लेकिन नहीं निकाल रहा हूँ, कोई बड़ा तीर थोड़ी मार दिया आपने। आप मुझे बता दो क्या कर लिया आपने। देखिए उत्तराखंड के लिए तो जो गैरसैंण है वो एवरेस्ट भी है, उस एवरेस्ट भी है और हमारा हिमालय भी है। हम इसका हमारी आन बान शान है, इसलिए यहाँ पर राजधानी बनाई है। राज्य में पंचायत चुनाव में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने अब राज्य के गृह सचिव और डीजीपी उत्तराखंड को 22 अगस्त को तलब किया है। कोर्ट ने बेताल घाट, उधम सिंह नगर के गोलीकांड समेत राज्य में कानून व्यवस्था की खराब हालत पर जवाब मांगा। हालांकि नैनीताल में किडनैप कांड पर एसएसपी ने हाईकोर्ट में जवाब दिया है, जिस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं रही। एसएसपी ने कहा कि 14 की घटना के बाद एक गाड़ी सीज की है, 1 को गिरफ्तार किया है, 13 की पहचान की है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर टिप्पणी की कि ये देवभूमि है, यहाँ ऐसा कल्चर नहीं चल सकता। थोड़ा चिंतित थे, उन्होंने कहा भाई ये पूरे प्रांत में हो क्या रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें डीजीपी और वो भी आए, होम सेक्रेटरी, ताकि हम हो सकता भविष्य में इस प्रकार की चीज़ों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई फुल प्रूफ उन लोगों से कंसल्टेशन के बाद कोई निर्णय दे पाए। एसएसपी ने तो सिंपली ये चीज़ें की कि हमने कैसे कहाँ गए, किससे किए, तो कोर्ट तो ये मान रहा था कि भाई तुम्हारे पास ना इंटेलिजेंस है, या कोर्ट ने ज़्यादा आलोचना उसमें नहीं की, सिर्फ पढ़ा। नैनीताल से खबर, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। चुनाव अधिकारी ने रिजल्ट जारी किया। बीजेपी की दीपा धर्मवाल की 1 वोट से जीत हुई है। दीपा कांग्रेस की पुष्पा नेगी को हराती नजर आई। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की देवकी बिष्ट की जीत हुई है। आपको बता दें कि नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव के दौरान 14 अगस्त को कांग्रेस के 5 सदस्यों का अपहरण हुआ था, जिसके बाद कुल 22 सदस्यों ने अपने वोटिंग की थी। इसमें 11 वोट बीजेपी की दीपा धर्मवाल को मिले तो कांग्रेस की पुष्पा नेगी को 10 ही वोट मिले और 1 वोट निरस्त हुआ है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की देवकी बिष्ट और बीजेपी के बहादुर नगदली को 11-11 वोट मिले थे, जिस पर फैसला टॉस से हुआ है। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद नैनीताल चुनाव अधिकारी ने कैमरों के साथ वोटों की गिनती की और रिजल्ट को कोषागार में रख दिया, जिसके बाद आज रिजल्ट घोषित किया गया है। नहीं है, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी की जीत है, जिसने मुझे सपोर्ट दिया, समर्थन किया और मुझे अध्यक्ष के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मुझे उम्मीदवार बनाया और मेरे साथ सब लोग जितने थे मिले समर्थन, उनकी जीत है। नैनीताल जिला पंचायत में जीत को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सत्य की जीत बताया और 12 से 11 जिले बीजेपी जीती है। तो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने फिर से वोटिंग की मांग की। उन्होंने कहा बीजेपी ने सत्य से नहीं, षड्यंत्र से चुनाव जीता है।
ये जीत इस बात का संकेत है कि जीत सत्य की ही होती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 12 में से 11 स्थानों पर विजय प्राप्त किया है। इस प्रचंड जीत के लिए मैं उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। मेंबरों को उठाया, हमारे लीडर्स के साथ मिसबिहेव करा और उसके बाद अगर उन्होंने ये जीत हासिल करी तो ये जीत उनकी ना के बराबर है। इस प्रदेश की भावनाओं के साथ को आहत करने का काम भाजपा ने करा, षड्यंत्र करके वो जीते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, इस प्रदेश के लोग ये चाहते हैं कि रीवोटिंग हो। पंचायत चुनाव में कांग्रेस के अंदर हुई गुटबाजी और भीतरघात को लेकर बड़ी खबर है कि भीतरघात की शिकायत दिल्ली तक पहुंच गई है और बीजेपी को अंदर खाने मदद करने तक की बात कही गई है। देखिए रिपोर्ट। नया नेता बड़ा नेता न बन जाए, इसीलिए कोई किसी को आगे नहीं आने देता। कांग्रेस में दबी जुबान में ये बात अक्सर कही जाती है। नतीजा ये कि कांग्रेस चुनाव गंवाती है। पंचायत चुनाव में भी इसी तरह की शिकायतें कांग्रेस में जगह जगह मिल रही हैं, जहां पार्टी नेताओं ने ही भीतर घात करके बीजेपी को मदद की। भीतर घात में पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा जिले टॉप पर हैं। पौड़ी में 38 में से कुल 5 वोट कांग्रेस को पड़े, जबकि दावा 12 मेंबर का था। चमोली में 26 वोट में से 2 रद्द हुए तो 24 में से सिर्फ 5 वोट कांग्रेस को पड़े और यहाँ दावा 8 मेंबर होने का था। अल्मोड़ा में कांग्रेस को सिर्फ 20 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 24 वोट मिले। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने 26 सदस्यों का दावा किया था। टिहरी में जिसे कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, बीजेपी ने उसे निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया। तो पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में मेंबर होने के बावजूद उम्मीदवार घोषित नहीं हुए। खबर है कि विधायक का चुनाव लड़ चुके बड़े नेताओं ने बीजेपी के लिए भीतर घात किया, तो कुछ नेताओं ने भीतर घात की शिकायत दिल्ली तक कर डाली है। कुछ जगह कुछ कमियां निश्चित ही रही हैं, उसका आकलन पार्टी कर रही है, कहाँ क्या रही। जहां हम कैंडिडेट खड़े नहीं कर सके वो भी, उस पर भी मंथन है और आने वाले समय में पार्टी के अंदर जो भी इन चीजों में चर्चा होगी वो देखा जाएगा। वो पार्टी के अंदरूनी मामले हैं। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, निकाय या पंचायत चुनाव हो, भीतर घात की बात आम है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के मुताबिक पार्टी कोई हो, भीतर घात आम बात है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस का सच बता रहे हैं। वो सब पार्टियों में होता है। 2013-14 में दीप्ति रावत पौड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, मेरे पे 17 वोट थे, मैंने 24 पहुंचा है। सब भाजपा वालों ने तो दिए हमको वोट। किस तरीके से भीतर घात होता है और हरक सिंह जी से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है इस बारे में। और अच्छी बात उन्होंने कही, अपने दिल की बात उन्होंने कह दी है कि कांग्रेस के अंदर भीतर घात करने वालों की कमी नहीं है। 12 जिलों में से 11 में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाकर बीजेपी खुश है, तो भीतर घात और उम्मीदवार घोषित न करने का खामियाजा भुगतने वाली कांग्रेस हार की समीक्षा की बात कर रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पौड़ी में सिंगटाली पुल को लेकर मुख्यमंत्री धामी बड़ा फैसला लेते नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा में प्रस्तावित सिंगटाली पुल के लिए 57 करोड़ की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुल के लिए 57 करोड़ रुपीस की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी है। 150 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण कार्य अब जल्द शुरू होगा। जनता लंबे समय से इस पुल की मांग कर रही थी और अब मुख्यमंत्री धामी ने इस पर फाइनली बजट मंजूर कर दिया है। इस पुल के बनने से दोनों क्षेत्र के बीच सड़क संपर्क मजबूत होगा, साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं के बीच भी दूरी कम होगी। देहरादून से रामनगर के बीच एक नया रूट भी यहां से बनेगा। सिंगटाली पुल के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 57 करोड़ की मंजूरी दी, तो इस पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सीएम धामी का आभार जताया। अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि गढ़वाल की जनता को इसके लिए बहुत बधाई और मुख्यमंत्री धामी आपका बहुत साधुवाद। बलूनी ने आगे लिखा कि हम सिंगटाली पुल के निर्माण के लिए कई सालों से संघर्ष कर रहे थे और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर इसे लक्ष्य तक पहुंचाया है। बलूनी ने लिखा कि इस पुल से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी काफी फायदा होगा।
उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर डबरानी के पास बोल्डर की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। डबरानी के पास सड़क कटिंग का काम चल रहा था और इस दौरान ग्रामीणों को जब यहां से सुक्की गांव के लिए पार कराया जा रहा था, तभी पहाड़ी से बोल्डर आने से 2 युवक बोल्डर की चपेट में आ गए और दोनों की मौके पर मौत हो गई। दोनों के शवों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। ग्रामीणों का कहना है, जब हालात ठीक नहीं थे तो ग्रामीणों को वहां से आगे क्यों भेजा गया। कहते हैं कि संघर्ष का नतीजा अच्छा ही होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है पिथौरागढ़ के खूनी गांव में। इस गांव के ग्रामीण गांव का नाम बदलने को लेकर 75 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब जाकर गांव का नाम खूनी से बदलकर देवी गांव हुआ है। ऐसे में ये उत्तराखंड का पहला गांव है जिसका नाम आधिकारिक तौर पर बदला गया है। देखिए रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के करीब बसे खूनी गांव के लिए ये नाम किसी अभिशाप से कम नहीं था। ग्रामीण खूनी नाम से खुद की पहचान हटाना चाहते थे। इस पहचान को बदलने के लिए गांव की कई पीढ़ियों ने दशकों तक संघर्ष किया। अधिकारियों से लेकर नेताओं की चौखट पर बीते 75 सालों से ग्रामीण फरियाद लगाते रहे, लेकिन अब जाकर इस खूबसूरत गाँव को खूनी की बजाय देवी गाँव के नाम की पहचान मिली है। जन भावनाओं का सम्मान हुआ। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव आया। लगभग 6 मंत्रालयों में दस्तावेज परिवर्तन किए गए। अब खूनी गांव का देवी ग्राम सभी दस्तावेजों में दर्ज करने की आधिकारिक गजट जारी हो गया है। असल में किसी भी राजस्व गांव का नाम बदलना इतना आसान नहीं है। नाम बदलने के लिए जहां राज्य सरकार की सहमति जरूरी है, वहीं केंद्र सरकार के 6 मंत्रालयों से होते हुए नाम बदलने की फाइल गृह मंत्रालय तक पहुंचती है। गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार ने खूनी गांव का नाम देवी गांव रखने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद गाँव में हर तरफ खुशी का माहौल है। काफी लंबे समय से हमारे गांव के नाम को बदलने के लिए गांव वाले प्रयासरत थे, जिसके लिए आज सरकार ने उनकी आवाज को सुना और हमारे गांव का नाम खूनी से बदलकर देवी ग्राम रखा गया, जिसके लिए मैं सरकार का आभार प्रकट करती हूँ। मैं कहूँ तो 75 वर्षों से हमारे गाँव के लोग यहाँ इस गाँव का नाम चेंज करने के लिए प्रयास कर रहे थे और काफी ऐसे लोग भी हैं जो अभी दिवंगत हो चुके हैं और जो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज जब हमारे गाँव का नाम चेंज हुआ है तो गांव में काफी खुशी की एक लहर है। देवी गांव की आबादी इस वक्त 300 के करीब है। ऐसे में इस आबादी के लिए ये मौका किसी जश्न से कम नहीं। लंबी जद्दोजहद के बाद जिस तरह खूनी गांव देवी गांव में तब्दील हुआ, उससे पहाड़ के उन गांव की भी राह आसान हुई है जो किन्हीं वजहों से गांव का नाम बदलना चाह रहे हैं। खूनी ग्राम उत्तराखंड का पहला ऐसा गाँव है जिसका नाम बदला गया है। लंबे समय से इस गांव के लोग इस नाम को बदलने की मांग कर रहे थे। आखिरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस गांव के लोगों की भावनाओं को समझा और अब इस गांव को देवी ग्राम के रूप में नया नाम मिला है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18 पिथौरागढ़। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।